जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 2 हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी ग्रेड 17 फीमेल की 102 सीट्स अनाउंस हुई हैं। 22 जुलाई क्लोजिंग डेट है। अगर किसी को स्लाइड्स शो ना हो रही हों तो प्लीज़ एक दफ़ा लीव करके दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने कल बेसिक्स ऑफ एजुकेशन या इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, जिसमें हमने एजुकेशन की डेफिनेशन, टाइप्स, टीचिंग और लर्निंग के अबाउट थोड़ा सा टच दिया था फर्स्ट चैप्टर को। आज हम सेकंड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है असेसमेंट इन एजुकेशन, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप में से किसी ने ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम सुना है? यस सर। सबने यस सुना सर। होगा। यस सर। आप यस सर, सुना हुआ है लेकिन पता नहीं है। जी सर। चलें, पता तो लग जाएगा इंशाल्लाह, हम यस पढ़ेंगे। सर। आपका जो है ना पेपर, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से आने हैं, ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की असेसमेंट के लिए यूज़ की जाती है। कि जितने भी एग्ज़ाम हम ले रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं बच्चों की, कि क्या चीज़ असेस कर रहे होते हैं इम्तिहान के अंदर, क्या देखना चाह रहे होते हैं, क्या कुछ हमारे बच्चों ने सीखा है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वो होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। वो हम इंशाल्लाह रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे उसको तो मुकम्मल डिटेल के साथ। बहरहाल 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनको टेस्टिंग एलिमेंट्स कहा जाता है: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके पेपर में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है इन्हीं 4 टर्म्स की एग्जांपल या टाइप्स वगैरह से लाजमी पूछे जाएंगे, या इनकी डेफिनेशन आ जाएगी या मीनिंग्स आ जाएंगे। हम एक एग्जांपल पहले लेंगे, फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, चारों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी स्क्रीन पे इस सर वक्त आप प्लीज थोड़ा सा दोबारा से सुन करेंगे, आप क्या कह रहे थे, इफ यू डोंट माइंड। मैं क्या कह रहा था? सर आप अपनी पहली वाली बात दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो रही थी तो मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को ना हम यूज़ करते हैं किसी भी इम्तिहान में, एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कि हम बच्चे की क्या चीज़ जज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं। पूरे पाकिस्तान में ब्लूम टेक्सोनॉमी फॉलो की जाती है, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। इससे पहले ना एक और टेक्सोनॉमी भी हम यूज़ करते रहे हैं, सोलो टेक्सोनॉमी, बट अब हम वो नहीं करें, हम रेगुलर सेशन में देखेंगे। तो 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट से। इन चारों का अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें ना, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेलुएशन का, तो टेस्ट जो है ना वो नैरोएस्ट होता है, सबसे छोटी। ये देखें, जो स्मॉलेस्ट सर्कल है तो वो टेस्ट है। टेस्ट के बाद हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट की बेस पे असेसमेंट की जाती है और इन तीनों की बेस पे इवेलुएशन की जाती है, ठीक है। यही चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। इनको क्या बोला जाता है? टेस्टिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट और फिर एवेलुएशन। कल आप लोगों ने, आप में से अक्सर लोगों ने वो क्विज अटैम्प्ट किया होगा जो मैंने आपको शेयर किया है, डेमो लेक्चर 1 का। तो बेसिकली यस मैंने, किया सर। हाँ, उसको यूज़ किया है आपके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। बिहेवियर से मुराद आपके नॉलेज को, कितना आपका नॉलेज पहले था, लेक्चर के बाद कितना नॉलेज आपने गेन किया। तो वो चीज़ मैयर करने के लिए मैंने क्या किया, एक टेस्ट बनाया। अब उसमें क्या था, सवालात थे, सेट ऑफ क्वेश्चन, उसमें 20 क्वेश्चन थे, हर एक का दुरुस्त जवाब मौजूद था, जिसको आपने रिटन फॉर्म में क्या करना था, वो जो सर्कल था उसको टैप करना था, ठीक है। अगर हम बात करें ना टेस्ट की, तो ये अगर आप देखें, ये थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर मैयर करता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि थर्मामीटर एक डिवाइस है, एक मेजरमेंट टूल है, एक इक्विपमेंट है, ठीक है, किस चीज़ का, किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई जो टेस्ट है ना, टेस्ट भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के बिहेवियर को मेजर करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या उनके जो चेंज नॉलेज है इसको देखने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं ना, उसको टेस्ट बोला जाता है। तो मैंने क्या किया, आपका 20 मार्क्स का टेस्ट बनाया, वो टेस्ट आपको शेयर हुआ। अब
उसी को अपने माइंड में रखे। 3 डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले क्या था कि मैंने सवालात का एक सेट बनाया 20 मार्क्स का। क्यों? टू मैयर द सैंपल ऑफ बिहेवियर, आप लोगों का बिहेवियर मैयर करने के लिए, या सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर लर्निंग, आपने कितना कुछ कल के लेक्चर से लर्न किया उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने एक फॉर्मल सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया। 20 मार्क्स का सेट ऑफ क्वेश्चन, एक टेस्ट बनाया और आप लोगों को दे दिया। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर, ये टेस्ट हम देते हैं कि बच्चे के बिहेवियर को देखने के लिए, उनकी लर्निंग के अबाउट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पर टेस्ट सवालात का मजमू होता है। ये 3 इसकी डेफिनेशन है। नैरोएस्ट इन स्कोप है, अभी हमने देखा है सबसे, इन चारों टर्म्स की हम बात जब करते हैं तो इनमें सबसे नैरो है, सबसे छोटी टर्म है, और सबसे बड़ी कौन सी होगी इनमें? जी अभी मैं बताया भी, इवैल्यूएशन evaluation जो है, इवैल्यूएशन सर यस ये हाईएस्ट इन रैंक। इस तरह सवाल आ सकता है कि विच वन इज हाईएस्ट इन रैंक अमंग द टेस्टिंग एलिमेंट्स, विच इज एट द टॉप, या विच इज ब्रॉडेस्ट इन स्कोप। इस तरह से स्टेटमेंट कोई भी आएगी, समझ जाइएगा आप। तो अगर हम ये कहें कि कोई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि टेस्ट की जगह कोई और वर्ड हम यूज कर लें एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर, यस आप टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं टेस्ट की जगह पे। ठीक है, जैसे टेस्ट एक हम क्या कहते हैं कि क्या है कि सवालात के मुझ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए टूल के तौर पर यूज होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स बीपी मेजर करने के लिए एक टूल के तौर पर यूज होता है। इसी तरह स्टूडेंट के बिहेवियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को भी क्या करें, बिल्कुल उसी तरह टूल, डिवाइस या फिर इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया टेस्ट। आपने टेस्ट बनाया 50 नंबर का, 20 नंबर का, सपोज मेरी तरह आपने बना दिया, बच्चों को वो दे दिया। अब स्टूडेंट ने वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अगला मरला क्या आता है कि हम क्या करते हैं, उसकी स्कोरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं कि 80 में से कितने मार्क्स हमारे बच्चे ने लिए हैं, 20 में से कितने। आपके मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के 19 भी आए, 19 मार्क्स भी थे 20 में से, तो बड़ी खुशी हुई है मुझे। मतलब मुझे ये खुशी हुई कि शायद मेरे लेक्चर की वजह से है, मुमकिन है कि उनका अपना मतलब जो सब्जेक्ट पे ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी हो। बहरहाल मुझे ये फील हुआ कि माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट लोग जो है वो हमारे सेशन का पार्ट है। अब देखें स्कोर आपका ऑटोमेटिक आ गया जब आपने टेस्ट को सबमिट किया। इसी तरह जब आपका बच्चा आपको क्लास के अंदर एक टेस्ट सॉल्व करके देता है, आप उसकी स्कोरिंग करते हैं, नंबर लगाते हैं, मार्किंग करते हैं। तो स्कोरिंग करना, मार्किंग करना, नंबर लगाना, जो आपने टेस्ट पहले लिया है, इसको मेजरमेंट बोला जाता है। इसका अल्टरनेटिव नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे हमने टेस्ट को टूल, डिवाइस, इक्विपमेंट का नाम दिया या इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखें ये एग्जांपल ले लें, चलें आपने हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो हम उसको नंबर की शक्ल में लिखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। वेट मालूम करना है, किलोग्राम। इसी तरह टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर नंबर की शक्ल में हम बताते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा कि उसका जी टेम्परेचर बहुत हाई है, तो डॉक्टर पूछेगा कितना है भाई, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, कितना है भाई। तो नंबर की शक्ल में जब हम किसी टेस्ट की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स को शेयर करते हैं, तो वो हमारी मेजरमेंट कहलाती है। एक बच्चे ने टेस्ट दिया, आपने 20 में से उसके नंबर लगाए, मार्क्स लगाए, ठीक है, जितने भी उसके हुए, वो उसकी मेजरमेंट कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन देखें, क्वांटिफिकेशन ऑफ अ टेस्ट, स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, या फिर गिविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये मतलब 3-4 वर्ड्स हैं, यही रिपीटेडली डेफिनेशन में आते हैं। माइक ऑफ रखें ना प्लीज़, आप लोग फैमिलीज़ वाले हैं सारे, और ये वैसे भी फैमिली टाइम है, तो गुजारिश कर रहा था कल भी, आज भी, अभी भी किसी का माइक ऑन है। तो देखिए, मेरे लिए स्लाइड को क्लोज करना, पीछे जाना मसला बनेगा, टाइम हमारा ज़ाया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। पर्पस क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। नहीं समझते यार आप लोग, पता नहीं। अब मैं मतलब क्या कहूँ कि सारे माशाल्लाह। मुझे अब ये क्लोज करके 2 मिनट जो है ना पीछे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी।
तो चलिए मैं मेंशन कर दूंगा जिसका माइक ऑन हुआ ना कि फलां मोहतरम या मोहतरमा का माइक ऑन है। अच्छा, तो ये हो गई मेजरमेंट। अब आपने टेस्ट ले लिया, उसके नंबर भी लग गए। अब अगली स्टेज क्या होती है? अगली स्टेज ये है कि आप जो, मैंने अभी मोहतरमा आपका माइक ऑन किया, पता नहीं आप कौन सी ज़बान समझती हैं। आपने अगर लेक्चर नहीं लेना तो प्लीज़ जो है ना आप लीव कर सकती हैं। अच्छा, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, असेसमेंट पे। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि मेजरमेंट यानी स्कोर आ गया आपके पास। अब देखें 20 नंबर का टेस्ट था, किसी के 10 आए, किसी के 20 आए। आप में से कोई मुझे बताएगा जिसके 19 आए हैं तो उसको हम क्या रिमार्क्स देंगे? जी प्लीज। उसकी परफॉर्मेंस गुड थी, बेटर थी, एवरेज थी, बेस्ट थी? जी शाबाश सर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। अच्छा एक्सीलेंट, बेस्ट, बेस्ट, यस। अच्छा, अगर किसी के 6 नंबर आए हैं उसको क्या कहेंगे हम? पुअर, पुअर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी के अगर कोई 14 से 15 नंबर आया तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एवरेज, एवरेज, एवरेज। एवरेज। एवरेज, असेसमेंट इसी चीज का नाम है कि जो आपके पास मेजरमेंट का डाटा आता है 10 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, उसकी बेस पे आप ये देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वजाहत करना, तशरीह करना, एक्सप्लेनेशन करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। जो मेजरमेंट से इंफॉर्मेशन है आप उसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ये इसकी इंफॉर्मेशन ऐसी है, ठीक है, गलत है, अच्छी है, जैसे अभी आप लोग खुद बता रहे थे। इट मेक्स सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से डाटा हमने कलेक्ट किया तो उसका सेंस देता है कि भाई ये एवरेज है, पुअर है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। तो असेसमेंट में आप देखें, सवाल है मेरा आपसे, क्या जो असेसमेंट है इसमें टेस्ट और मेजरमेंट आएंगे? यस सर। यस सर आएंगे। यस यस सर, दोनों ही ठीक है। अब देखें Yes, sir. हम इसलिए इसको कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। अब जो कलेक्शन है ये तो हम टेस्ट के जरिए करते हैं ना, इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो हम जो है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं। याद रखिएगा कि असेसमेंट की अक्सर डेफिनेशन में ये होता है कि असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट्स या स्टूडेंट परफॉर्मेंस या स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अब अगर हम कहें कि असेसमेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है तो हम कहते हैं अप्रेजल, ठीक है। असेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? अप्रेजल, जैसे हमने टेस्ट और मेजरमेंट का भी बताया। अब यहाँ पे एक बड़ी मजेदार लाइन है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। ऑल द टेस्ट आर असेसमेंट। जितने भी टेस्ट हम करते हैं वो असेसमेंट से गुजरते हैं, बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट। सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होते। अब कोई जवाब देना चाहेगा इसका या मैं खुद ही बताऊं? सर आप एक्सप्लेन करें, ये तो डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब देखिए क्लास में आप जो है अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो असेस तो कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। अब ये एक ऑब्जर्वेशन भी एक तरह की असेसमेंट है, बट इसके लिए आपने कोई टेस्ट नहीं बनाया हुआ, ठीक है, ना रिटन ना ऑरल वर्बल कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो आप असेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम के जो टेस्ट होते हैं वो असेसमेंट होती हैं, बट सारी असेसमेंट टेस्ट नहीं होते। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करते हैं असेसमेंट के अंदर। असेसमेंट हम क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देने के लिए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस गुड थी, बेटर थी, बैड थी, एक्सीलेंट थी। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द लर्नर्स, अपने बच्चों की खूबियां और खामियां, जो बच्चा कमजोर है, जिस एरिया में कमजोर है उसको आइडेंटिफाई करके हमने बताना है। गाइड इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, और अपने आप को भी बेहतर करना है कि भाई अब बच्चों को नहीं समझ आई जो है वो मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन को ठीक करना है, बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं क्लास के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा ये क्या होती है। अब आखिर पे हाईएस्ट एंड ब्रॉडेस्ट इन स्कोप एवेल्युएशन। अब मैंने थोड़ा सा आपको इन दोनों का मेन डिफरेंस बताता हूँ। पहले तीनों टर्म्स जो है ना वो आपस में मिक्स नहीं होती, बट ये असेसमेंट और इवेल्युएशन अक्सर स्टूडेंट को मिक्स हो जाती है। डिफरेंस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इवेल्युएशन जो है ना
वो सारे के सारे प्रोसेस की जजमेंट का नाम होता है। असेसमेंट सिर्फ कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन होती है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। रिजल्ट बोल सकते हैं, अब देखें एवेल्युएशन ये सर होगी। इसको रिजल्ट बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, अब एवेल्युएशन ये होगी कि मैंने जो आपको पढ़ाया, ठीक है, नंबर वन मेरी टीचिंग, नंबर टू मेरे जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए वो कितने इफेक्टिव थे, मेरी टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी। थर्ड, मेरी एग्जाम्पल जो एक्टिविटीज़ जो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने कराई, कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन किए, वो कितने इफेक्टिव थे। नंबर फोर, आप लोगों की लर्निंग किस हद तक बेहतर हुई है। ठीक है, तो आप देखें इसमें सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अपनी भी, टीचर की भी, सारी जो एफर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स की भी, इन्वायरमेंट स्कूल की भी, करिकुलम की भी, यानी ये हमारा जो कंटेंट है, जब इस सारे प्रोसेस को जज किया जाता है ना, इसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। अच्छा, ये पहला डिफरेंस याद रखिएगा कि इसमें उसमें हम सिर्फ कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन करते हैं, सिर्फ एक प्रोसेस की, सिर्फ एक चीज़ की, स्टूडेंट की लर्निंग। हमने कहीं नहीं कहा कि असेसमेंट में हम टीचर की असेसमेंट कर रहे हैं। ये देख लें कि हमने बात की है अगेंस्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल टास्क, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हम ये बात करें। इसमें हम वर्ड यूज करेंगे ओवरऑल, ठीक है, या फुल प्रोग्राम की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि टीचर की भी, करिकुलम की भी, स्टूडेंट की भी, हेड की भी, स्कूल की भी, सारी की सारी जो जॉइंट एफर्ट्स होती हैं किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, उन सारी चीज़ों को जब हम जज करेंगे। अब जजमेंट कब की जाती है? जज फैसला कब करता है? जी, At the end. केस सुनने से पहले, दरमियान में, या एंड पे? जी शाबाश। At the end. सर At the end. एंड में, एंड में। अच्छा, जज जब फैसला करता है तो क्या उसके बाद वो जो जो सीन हो चुका होता है उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश होती है? कोई मामला गड़बड़ हो चुका है, उसमें कोई कमी बेशी दोबारा हो सकती है? नो सर, नो सर, फाइनल होता है। वो तो फाइनल हो चुका होता है ना। इसी तरह हमारी जी। एजुकेशन के अंदर भी इवैल्यूएशन हम उस वक्त करते हैं जब हमने टीचिंग एंड कर ली होती है, लेकिन असेसमेंट हम ड्यूरिंग भी करते होते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, दूसरा मेजर डिफरेंस। ये बात समझ लगी है सबको कि जैसे एक इवैल्यूएशन का Yes, दूसरा sir. नाम जजमेंट है, ठीक है। तो जजमेंट कब की जाती है भाई? एट द एंड। किसके एंड पे भाई? चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो एकेडमिक ईयर है, चाहे कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है, चाहे वो कोई सेमेस्टर है। माइक्स ऑफ प्लीज, ठीक है। तो इसको जो है ना जजमेंट कहा जाता है इवैल्यूएशन को। इट इज अ वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट, जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस और प्रोग्राम। आप देखें सारे प्रोसेस या प्रोग्राम की बात आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। तो दो मेजर डिफरेंस आपने याद रखनी है कि असेसमेंट ड्यूरिंग होती है। आप देखें ना, जब आप पढ़ा रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या अपने टीचिंग मेथड को बेहतर कर सकते हैं? सवाल जवाब करते हैं, बच्चे को नहीं समझ आ रही, क्या कर सकते हैं? यस नो में जवाब चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर सकते कर सकते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट के बाद हम अपने सिस्टम को, रनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो लर्निंग है, चाहे वो टीचिंग है, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन के बाद हम कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के बाद हमने क्योंकि No, ये sir. की It's एंड the पे की जाती है। ये final फाइनल judgment. जजमेंट होती है। फाइनल जजमेंट होती इसके है। बाद डिसीजन मेकिंग होती है, पास फेल किया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा, अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो वो जो, अब यूं समझ जी, लें सर। कि आप जो है ना जो क्लास में दौरान तदरीस, ड्यूरिंग लेक्चर जो सवाल जवाब करते हैं वो असेसमेंट है, और जो आप एंड पे सवाल करते हैं या आपका कोई हेड आके करता है या आप फाइनल एग्जाम लेते हैं वो इवैल्यूएशन होती है, ठीक है जी। अब ये तो सर इसका यूं भी हो सकता है मैं बताता हूँ, कि समेटिव पे अभी हम जाएंगे, क्लास उसको में अगर छोड़े। आप जो टेस्ट लेते हैं, जी सॉरी, जो हम क्लास में टेस्ट लेते हैं वो हमारी असेसमेंट होगी, क्योंकि उसके बाद तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन जो हम एग्जाम लेते हैं उसके बाद फाइनल होता evaluation है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो इवैल्यूएशन यस आपकी वो इवैल्यूएशन होगी। चाहिए। अब ये एक और एग्जांपल है, चले ले लेते हैं। ये चारों टर्म्स है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 एमसीक्यूज आपके पक्के हैं, लिख लें मेरी बात। और यही बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से सवाल आएगा। और ये अगर आपको समझ लग गई है, मैं कहता हूँ जो मर्जी पेपर सेटर पेपर बना लेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा।
टेस्ट क्या सर होता है? इवेल्युएशन में हम ये बताएंगे कि कौन कौन सी इंडिकेटर्स हैं जो कि ओवर हो गए हैं, मतलब ये कि बच्चा कैसे था, उसकी कारकर्दगी क्लास में कैसे थी, थ्रू आउट द ईयर वो उसकी कैसे थी, उसकी बाकी हाँ, प्रोजेक्ट्स यस वगैरह, यस, सारी तो वो चीजें सारा इसमें हम होती देंगे, हैं क्योंकि ओवरऑल। एवरेज में तो हम बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो एवरेज है या एक्सीलेंट है या पुअर है, हाँ लेकिन हाँ, अगर कोई तो पुअर इसमें है और सब कुछ साथ में होगा। हम वो सारा कुछ भी बताएंगे। जजमेंट डिसीजन जो है ना वो कब किया जाता है? सारी बातों को देखकर और हर बात को, हर पॉइंट को देखकर, इसकी बेस पे ये डिसीजन किया जा रहा है, इसकी बेस पे ये डिसीजन किया जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल सही लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट है आपका। असेसमेंट में फेल है तो फिर तो वो अगली क्लास में नहीं हो सकता ना, अगर असेसमेंट में उसके मार्क्स कम है, मेजरमेंट की नंबर कम आए, एवरेज असेसमेंट में हमने कह दिया ये फेल है, ये क्राइटेरिया था इसके मुताबिक ये फेल है, लेकिन उसकी कारकर्दगी अब जब इवेल्युएशन की तो हमने बाकी इंडिकेटर्स को भी देखना है, हाँ यस, तो बाकी टीचर की इंडिकेटर्स टीचिंग को को, जो है वो उसके, यस हाँ टीचर की टीचिंग टीचिंग को, को, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उसकी परफॉर्मेंस प्रेजेंट को वो प्रेजेंट रहा है थ्रू आउट द ईयर, प्रेजेंट तो रहा फिर है, हम और उस अगर बेस पर, यस प्रेजेंट रहा है तो वो क्लास में पार्टिसिपेट कितना करता है, ये चीजें भी हम देखते हैं। यस बिल्कुल। अगर वो चीजें उसकी अच्छी सर होंगी तो फिर हम उस बेस पर तो इवेल्युएशन उसकी फिर पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तो फिर वो तो दो मुख्तलिफ चीजें होंगी ना, कि जो टेस्ट लिया था उसमें तो फेल है सर लेकिन उसकी वैसे अच्छा है, तो फिर उसका क्या नहीं हम वैसे अच्छा, इवेल्युएट ये करेंगे, मेरी क्या बात सुने वैल्यू ना, देंगे। मेरी बात सुने, ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा, एक बच्चा बहुत अच्छा हो, लायक हो, टेस्ट सर में मैं फेल हो इसमें जाए? कुछ ऐड करना चाहती हूँ। सर जी, ऐसे नहीं में होता सर जी। सर असेसमेंट में सर टीचर की देखते हैं परफॉर्मेंस नहीं नहीं, असेसमेंट में तो हम बच्चे की नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, और इवैल्यूएशन में सर सर ओवरऑल देखते हैं इसमें सब मैं कुछ। कुछ ऐड करना चाहती जी हूँ जी, प्लीज। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, प्लीज, हमने आगे चलना है जी। जी इसको ना अगर वन लाइनर करे ना इस सारी बहस को, तो मेरे ख्याल में जो टेस्ट है ना उसी की ही बेस पे अगले तीनों काम होते हैं। वो तो ठीक है, अंडरस्टूड सी आपने बात अभी है। डेफिनेशन में बताया है, जी जी। बिल्कुल आपने अभी डेफिनेशन में बताया टेस्ट इज अ टूल, तो यस टेस्ट ही वो बुनियादी चीज है जिसकी बिना पे मेजरमेंट भी होती है, असेसमेंट भी होती है, एवेलुएशन भी होती है। यस यस। टेस्ट को नंबर दे दें, मेजरमेंट, उसी टेस्ट को एवरेज बिलो सारा कुछ ये डिसीजन दे दें, इट्स असेसमेंट, और उसी टेस्ट की बिना पे आगे आगे प्रमोट कर दें, इट्स एवेलुएशन। यस, थैंक यू, ये बेस इसकी थैंक यू टेस्ट सो की मच। है। टेस्ट, मेजरमेंट एंड तो असेसमेंट एंड फिर वो ओवरऑल इवैल्यूएशन। तो ना हुआ चले ना, जी, मेरी बात सुनिए, हम आगे चलते हैं। क्या ओवरऑल क्या नहीं हुआ? क्या चीज ओवरऑल नहीं हुई? टेस्ट की बेस पे हमने इवेल्युएट किया कि जो असेसमेंट दी थी कि ये फेल है, तो इवेल्युएशन में भी लिख दिया कि ये फेल है, हमने फिर बाकी इंडिकेटर्स जो थे वो तो फुलफिल हो रहे थे, अच्छा उसकी आप बेस बता पर तो दें, नहीं नहीं, इवेल्युएशन आप चले, आप बता दें, फिर हम इसको कैसे कैसे लिखें। सर असेसमेंट एक में मिनट सम प्लीज, टाइम एक मिनट, स्टूडेंट्स एक को मिनट, पता एक नहीं। मिनट प्लीज, उनको बात, उनके सवाल को मुकम्मल होने दें जी प्लीज। सर क्योंकि टेस्ट ही हमारा फाइनल था क्राइटेरिया कि ये एग्जाम जो है ये अगर ये इसमें पास होगा तो ही हम इस पर इवेल्युएट मेरा सवाल यह है जजमेंट कि देंगे। आपके नज़दीक इसको कैसे होना चाहिए, आप अपनी बात का जवाब, इस बात का जवाब दें। सर यही है कि वो उसको फिर असेसमेंट की बेस पर ही इवेल्युएशन होगी, हम और क्राइटेरिया उसमें नहीं देखेंगे, ये नहीं ओवरऑल नहीं वाला नहीं नहीं आएगा। नहीं, ये नहीं होता। असेसमेंट वन वे प्रोसेस है, इवैल्यूएशन ओवरऑल होती है। सर अजान हो रही है, 1 मिनट की सिर्फ ब्रेक ले लेंगे, हम इस बहस को यहीं सर खत्म करते हैं जी। ओके अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, आपका जो क्वेश्चन है ना, असेसमेंट के बाद मेरी बात सुने, आपके पास स्पेस होती है चीज़ों को करेक्ट करने की, इवैल्यूएशन के बाद स्पेस नहीं होती, पहला डिफरेंस। असेसमेंट आप किसी भी प्रोसेस के दरमियान ड्यूरिंग करते हैं, इवैल्यूएशन हमेशा एंड पे होती है, ठीक है? ये दो मेजर डिफरेंस है असेसमेंट और इवैल्यूएशन के दरमियान। बाकी जो आप बात कर रही है ना कि जी असेसमेंट की बेस पे इवैल्यूएशन होती है, असेसमेंट उसके अंदर शामिल होती है नो डाउट, बट मल्टीपल असेसमेंट उसके अंदर शामिल होती हैं। अपने जवाब को आप यूं थोड़ा इसको अपने कंफ्यूजन को क्लियर करें कि सिर्फ एक असेसमेंट की बेस पे इवैल्यूएशन कभी भी नहीं होती, मल्टीपल असेसमेंट की बेस पे इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, राइट? अच्छा, आप देखिए टेस्ट जो है वो टेस्ट टूल है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट होता है। मेजरमेंट का अल्टरनेटिव वर्ड जो है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है। असेसमेंट की जो है वो हम इसको क्या कहते हैं, अप्रेजल कहते हैं, और इवैल्यूएशन को जजमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मामीटर एक टूल है, तो इस पे टेम्परेचर मेजरमेंट दे रहा है, ये दे रहा है टेम्परेचर की 52 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये कह रहे हैं कि ये अबव एवरेज है, 50 एवरेज था तो अबव एवरेज है। इवैल्यूएशन क्या होगी कि ये हॉट है, ठीक है? ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा,
टेस्ट हमें बताता है, टेस्ट एक लैटिन वर्ड टेस्टम से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है लिड ऑफ वेसल। मेजरमेंट एक लैटिन वर्ड मैनसूरा से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है पैमाइश करना, मेजरिंग। असेसमेंट एक लैटिन वर्ड एसिडर से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है सिट बिसाइड। और एवेल्युएशन एक लैटिन वर्ड एवेल्यूअर से डिराइव किया गया जिसका मतलब है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, टेस्ट हमें बताता है हाउ वेल, मेजरमेंट बताता है हाउ मच, और असेसमेंट बताता है हाउ गुड। अब इसके बाद है 3 अप्रोचेस टू असेसमेंट। असेसमेंट में हम 3 तरह की अप्रोचेस यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल एक कर रहा हूँ। सवाल ये है कि मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपसे पूछा है, तो वो किस लिए पूछा, उसका पर्पस क्या था, कोई बता सकता है? सर क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, जब हम कोई भी टेस्ट जो है वो डिजाइन करते हैं तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो है यूज करते हैं। मद्देनजर रखते हुए ओके, कोई उसको और? चूज करते ठीक है, क्वेश्चंस आपका जवाब आ गया। कोई और प्लीज? इंसानी सोच सर, कैसे मैंने- कहती है मसलन हाँ, मैंने आप मैं लोगों का बोलूं? मैंने आप लोगों का प्रीवियस सर, नॉलेज मैं जज कुछ करने के बोलूं? लिए। ठीक जी, बोलिए। सर जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है ना जी उसको सर, असल में ये जो क्वेश्चन आपने किया इसलिए किया कि आप जानना चाह रहे थे कि हमारी लर्निंग किस लेवल पे है या हम कितना जानते हैं पहले से। यस एग्जैक्टली, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए ही पूछा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या नो हाउ कितनी है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अबाउट, राइट? अच्छा, अभी मैंने जो है ना, मैं एक और सवाल आपसे पूछने लगा हूँ। वो सवाल ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये मेजरमेंट है, ये टेस्ट है, या ये जो है वो असेसमेंट है, या ये एवेल्युएशन है। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट जो है ना वो फाइनल एग्जाम के अंदर पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। सर, अपना माइक evaluation. ऑफ करें प्लीज, मेहरबानी करें, हमारे ऊपर कोई एहसान कर लें प्लीज। इवैल्यूएशन ये इट्स इवैल्यूएशन ये मिस इकरा कौन एवेल्युएशन सर। मेहरबानी करें अपना फाइनल माइक की ऑफ कर बात लें आ प्लीज। हाँ, ये इवैल्यूएशन थी। ठीक है, अब देखें इसलिए जी, अब देखें सवाल ये था मेरा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, इवैल्यूएशन कैसे थी। ये भाई पूरा फाइनल एग्जाम की मैंने बात की है कि सर, फाइनल एग्जाम था और फाइनल एग्जाम में उसकी ये थी। सर इट्स अ फाइनल जजमेंट। यस, फाइनल जजमेंट। अब देखें असेसमेंट एक होती है अप्रोचेस 3 होती हैं। अप्रोच कहते हैं किसी काम को करने का एक जो वे होता है, ठीक है, या पर्पस आप कह लें, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम अप्रोच बोलते हैं, प्रिंसिपल टू परफॉर्म अ टास्क। अब हम 3 तरह के असेसमेंट करते हैं। एक वो असेसमेंट होती है जो टीचर क्लास में टीचिंग करने से पहले या टीचिंग के दौरान सवाल जवाब करता है, तो वो सारी की सारी असेसमेंट कौन सी कहलाती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब होगा कि बच्चों की लर्निंग। जी, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। इसको छोड़ें, अभी जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मेटिव पे अभी हम नहीं जा रहे प्लीज। बस वो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फॉर्मेटिव का शायद पता ही नहीं होगा। अभी मैं उधर नहीं जा रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, माइक किसी का फिर ऑन है, पता नहीं आज क्या हो गया आप लोगों को, कैसे मैं समझाऊँ? बार बार तो मेरे से ये नहीं मैनेज हो रहा कि मैं वापस आऊँ माइक से ऑफ करूँ। अब 2-4 लोगों की वजह से ना बाकी 110 आवाज कट रही है। आवाज का इशू बाकी लोगों को है, मेरी आवाज का? सर किसी को मॉडरेटर बना दिया करें ताकि वो मॉडरेटर जब आप सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं हम जी। अब देखें, एक टीचर जब क्लास पढ़ाने से पहले, जैसे मैंने आज जो है वो टॉपिक पढ़ाने से पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी के अबाउट पूछ लिया, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग थी। फॉर लर्निंग के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने के लिए जो असेसमेंट की जाती है ना, उस असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। कब की जाती है? बिफोर और ड्यूरिंग। क्यों की जाती है? ताकि स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को जज किया जा सके, ताकि स्टूडेंट के नॉलेज को जज करके, अंडरस्टैंड करके, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ पढ़ाया जा सके। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि स्टूडेंट को जो पढ़ाया जा रहा है
उसकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए बच्चे की कि बच्चा वाकई उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। अगर नहीं समझ रहा, जिसको अभी किसी फीमेल ने कहा कि सर फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो ये जो ड्यूरिंग लेक्चर सवाल जवाब होते हैं वो इसलिए होते हैं, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है कि बच्चा कितना कुछ समझ पा रहा है आपकी बात को, ठीक है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो ये जो बिफोर या ड्यूरिंग टीचिंग एक टीचर सवाल जवाब करता है ना, वो सारे के सारे सवाल जवाब क्या कहलाते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाते हैं, ठीक है। ऑल असेसमेंट दैट आर डन बिफोर और ड्यूरिंग द लेसन क्यों किए जाते हैं? टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, दूसरी इसकी एग्जांपल है फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट असेसमेंट। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर असेसमेंट एज लर्निंग, बल्कि हाँ चलें इसको भी कर लेते हैं पहले। अच्छा, कभी ऐसा आप सब टीचर होंगे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर आप खुद स्टूडेंट रहे होंगे, कभी ऐसा हुआ आपने ऑब्जर्व या नोट किया कि एक टीचर ने कोई क्लास में कोई क्लास वर्क दिया हो और आपने एक दूसरे से पूछा हो? कभी ऐसा हुआ? यस सर। जी सर, बहुत दफा हुआ है। यस सर, जी सर। हर दफा ही होता था। हर दफा ही होता है, हर क्लास में होता है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो भाई जब ड्यूरिंग टीचिंग एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ पूछेगा, एक दूसरे की असेसमेंट करते हैं ना, तो ड्यूरिंग टीचिंग स्टूडेंट अगर क्लास वर्क के दौरान, एक्टिविटी के दौरान एक दूसरे से सवाल जवाब, बाद औक़ात वो पेयर बन जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं कि जी आप याद कर लें, मुझे सुनाएं, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। तो ड्यूरिंग टीचिंग जब एक स्टूडेंट अपने दूसरे क्लासमेट से सवाल जवाब करेगा, असेसमेंट उसकी करेगा, इसको बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। अच्छा, इससे एक अगला लेवल भी होता है कि कुछ स्टूडेंट खुद याद करते हैं चीज किताब बंद करके और खुद को खुद ही सुना रहे होते हैं। ऐसा भी कभी नोट किया आपने? यस सर। जी सर। ये भी होता है, इसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जब एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद करे या उसका कोई दूसरा क्लासमेट उसकी असेसमेंट करे, इसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक हो गया। तो इसमें आगे इप्सिटिव असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है। जी पेरेंट्स हो, सॉरी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो अगर नहीं, पेरेंट्स तो यहाँ नहीं बैठे होंगे ना टीचिंग के दौरान, वो तो घर बैठे होंगे। नहीं सर, जैसे एक स्टूडेंट सेल्फ करता है, सेल्फ स्टडी करता है, आप ये बात कर रहे थे ना। टीचिंग सर्कल से बाहर अगर आप बात कर सकते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो अगर कोई फैमिली में से कोई कर रहा है वो भी असेसमेंट एज लर्निंग होगी। लेकिन देखें इसमें ना, ये चले मैं आपको आगे जाके इसका जवाब दूंगा, अभी यहाँ पे मुनासिब नहीं है, मैं बाद में समझाता हूँ आपके सवाल के जवाब। अच्छा, इसकी एग्जांपल है इप्सिटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ तो आपको पता चल गया, खुद कर रहा है। पीयर कहते हैं सेम एज फेलो को, तो क्लासमेट कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म यूज है इप्सिटिव असेसमेंट। ये इप्सिटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है, अच्छा ऐसा हुआ कभी, जैसे सपोज करें कल आपके टेस्ट में 16 मार्क्स है ना, आज का टेस्ट जो मैं शेयर करूंगा उसमें आ जाते हैं आपके 18 मार्क्स। तो आप कल वाला और आज वाला टेस्ट जो है ना, वो दोनों एक साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को कि मेरे कल वाले टेस्ट में ये पोजीशन थी, आज वाले में पोजीशन बेहतर हो गई। तो जब एक स्टूडेंट अपने प्रीवियस और करंट टेस्ट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है ना, वो अपनी इप्सिटिव असेसमेंट कर रहा होता है, यानी वो अपनी प्रीवियस और करंट को देख रहा होता है। तो इसमें स्टूडेंट खुद या उसका कोई क्लासमेट इन्वॉल्व होता है। अब आ जाती है एट द एंड, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आखिर पे वो सवाल जवाब करता है कि बच्चों को जी अब क्लियर हो गई ये चीज। इसके बाद उसने पढ़ाना नहीं होता, कोई एग्जांपल नहीं देनी होती, कुछ एक्सप्लेनेशन। क्या बोलते हैं जी सर, ये प्रीवियस और करंट असेसमेंट को क्या बोलते हैं? इप्सिटिव असेसमेंट। इप्सिटिव असेसमेंट। अब आपको जो समझ ना लगे, इप्सिटिव असेसमेंट ये लिखा हुआ, ये देख लें जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, नोट्स के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखें तीसरे नंबर पे। अब ये टीचर कब करेगा? मैं पूरा लेक्चर ये पढ़ा लेता हूँ ना, एंड पे पूछता हूँ, हाँ जी कोई मुझे बता सकता है टेस्ट का जो है वो अल्टरनेटिव नेम कौन सा, या टेस्ट को हम किस नाम से, किस और नाम से बुला सकते हैं? तो आप में से उसका जवाब दे कोई ना दे। टूल डिवाइस। यस, ये मैं अगर एंड पे पूछ रहा हूँ। अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये क्यों की जाती है? डन आफ्टर द लेसन और कोर्स, ठीक है। तो इसकी बेस पे फिर जो है वो
आगे जो है हम वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस सारी स्लाइड को ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट की ये बिफोर या ड्यूरिंग की जाती है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। टीचर अपनी टीचिंग को एडजस्ट करता है, उसको पता चल जाता है कि बच्चों को इतना कुछ पता है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम और इसी तरह असेसमेंट एज लर्निंग का मैंने आपको बता दिया कि एज लर्निंग क्या होती है, एक्सेटिव, सेल्फ और पीयर असेसमेंट। ये 3 तरह की असेसमेंट है। ये जो है वो स्टूडेंट खुद अपनी असेसमेंट कर रही है, ये अपने प्रीवियस और करंट टेस्ट को कंपेयर कर रही है, और ये उसका क्लासमेट उनके असेसमेंट कर रहा है। अच्छा, तीसरे नंबर पे होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये एंड पे होती है, ठीक है, जब आप एंड पे सवाल जवाब करेंगे। अच्छा, अब यहाँ इस टॉपिक को आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा। सवाल है बड़ा सिंपल सा, इसको पढ़िएगा नहीं बल्कि मैं इसको हाइड ही कर लेता हूँ। हम ना 2 तरह की असेसमेंट को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोसेस असेसमेंट एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में कौन सी प्रोसेस के अंदर फॉल करेगी, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर फॉल करेगी? शाबाश। प्रोसेस में जो फॉल करेगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मारिया नसीर बता रही है। जी मारिया आप बताएं प्लीज। जी सर, मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारा प्रोसेस है वो हमारी फॉर लर्निंग होगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अभी हम गुजर गए हैं प्रोसेस से, और जो हमारी प्रोडक्ट है फाइनल आ गई है वो हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी। तो एज लर्निंग को कहाँ रखेंगे आप? सर वो भी प्रोसेस में आएगी। यस, ये भी प्रोसेस में है। यस एग्जैक्टली जी सर, ये भी प्रोसेस में ही आएगी। थैंक यू जी। प्रोसेस ओके थैंक यू सो मच। बड़े लाइक बच्चे हैं आप माशाल्लाह। प्रोसेस और प्रोडक्ट में यही डिफरेंस है कि बिफोर नहीं, ड्यूरिंग लेक्चर जो भी असेसमेंट होगी उसको हम प्रोसेस कहेंगे, और जो एट द एंड होगी उसको प्रोडक्ट कहेंगे। ये इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस होता है। अब है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम असेसमेंट की जो 4 मेन टाइप्स है ना उन पे हम पहुंचते हैं। असेसमेंट की 4 बेसिक टाइप्स हैं। कितनी है जी? 4। इनमें से भी मैं अभी आपसे पूछूंगा कि कौन सी एज है, कौन सी फॉर है, कौन सी ऑफ है। तैयार होके सुनिएगा इसको। अब आप में से अक्सर लोगों ने प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किए होंगे बतौर टीचर या बतौर स्टूडेंट। तो हमारे चूँकि सरकारी स्कूलों में ये ट्रेंड बहुत ही कम है, इसलिए मैं प्राइवेट के एग्जांपल दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में आपने गैट टेस्ट दिए होंगे, तो किसी स्कूल के अंदर जो एडमिशन टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। ये एक एग्जांपल। इसी तरह क्लास में एक टीचर क्या करता है, वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रीवियस नॉलेज को जज करता है। तो ये भी बेसिकली क्या कहलाती है? प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए या किसी बच्चे को किसी कोर्स या ग्रेड में एडमिशन देने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन से पहले होती है, पढ़ाने से पहले होती है। अभी टीचर ने अपना टॉपिक लेक्चर स्टार्ट नहीं किया और वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, वो जज करने की कोशिश कर रहा है या उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। अच्छा, डॉक्टर के पास जब कोई बंदा जाता है, कोई बंदी जाएगी, तो वो पहले दवाई लिखता है या कोई टेस्ट वगैरह करता है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर या कोई और टेस्ट वगैरह कराता है? सर टेस्ट करते हैं। क्यों करता है? सर क्योंकि उसमें डायग्नोज करना होता है ना। किस चीज को डायग्नोज करना है? सर हमारी प्रॉब्लम को, हमारी जो डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, प्रॉब्लम को, सिंपल वर्ड है, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए वो थर्मामीटर यूज करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, शुगर लेवल देखेगा, कोई ब्लड टेस्ट और करवाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों? टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। उसके बाद वो क्या करेगा? दवाई तजवीज करेगा। अच्छा सर, डॉक्टर प्रॉब्लम सुनता है, हाँ, सुन के, मतलब सुनना भी एक डायग्नोज करना ही है ना, सुनना भी तो डायग्नोज करना है ना। वो आपसे पूछता है तो मतलब शुरू तो नहीं हो जाता ना। तो क्या हमारी क्लास में मैंने सपोज कर लें जी,
जी सर पहले पेशेंट जाता है, वो बताता है, फिर डॉक्टर जो है वो बस मेडिसिन वो, वगैरह देता है। हाँ वही बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखेंगे आपकी क्लास में मुख्तलिफ, प्लीज़ मेरी बात अब सुन लें, बस हो गई इस पे बात, मेरी बात सुन लें, फिर किसी का माइक ऑन है। अच्छा, अब देखें, एक क्लास है उसमें बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, उसमें 20 बच्चे बैठे हैं, क्या सारे के सारे बच्चों का की जहनी सलाहियतें IQ लेवल एक जैसा हो सकता है? नो सर, नो सर, नो सर। कल मैंने बताया था WHO क्या कहती है, कितने परसेंट बच्चे जो है वो डिसेबल होते हैं या स्पेशल होते हैं? हर 10 बच्चों में से एक बच्चा। यानी हर 10वां बच्चा, 10%। हर 10वां बच्चा, यूं हम कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे आ सकते। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, कल पढ़ाया मैंने। सर इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें तमाम नॉर्मल और कोई अगर प्रॉब्लम है किसी बच्चे में तो बच्चे सब एक ही क्लास में एक ही क्लास में, एजुकेशन राइट, हासिल करते हैं। ओके, थैंक यू, आ गया जवाब, आ गया, एक जवाब आ जाए तो बस ठीक है। सिर्फ उसके रिवीजन के लिए होता है कि जिनको अगर कोई बात भूली हुई है तो किसी ने जवाब दे दिया तो बाकी उसने उसको सुन लिया तो इट्स ओके। अच्छा, अब देखें, हमने 3-4 जहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, स्टूडेंट और नॉन मेरी बस ठीक है, आ स्टूडेंट गया जवाब को प्लीज। एक साथ पढ़ाया जाए। जी जी जी। अच्छा, अब देखें कि क्लास में हम ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हेयरिंग का हो सकता है, ठीक है, किसी को फोकस का हो सकता है, किसी को कोई और फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या एक टीचर को नया सेशन नई क्लास में आके पहले चेक करना चाहिए कि मेरे कितने बच्चे हैं जिनको सुनने का मसला है, जिनको रीडिंग का प्रॉब्लम है, जिनको स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, जिनको लिसनिंग का प्रॉब्लम है, जिनको विजन का इशू है, ठीक है, उसको ये चीज देखनी चाहिए या शुरू हो जाना चाहिए आके अपनी देखनी क्लास में? चाहिए नहीं सर, उसको बिल्कुल ऑब्जर्वेशन तो सर टीचिंग का एक टूल है सर जिसमें जो है वो पहले टीचर ऑब्जर्व करना ठीक। चाहिए फिर बाद में। यही जो ऑब्जर्वेशन होती है इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है, ठीक है, कि वो आएगा क्लास में, मेरे कितने बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग उनकी डिफिकल्टीज हैं, कोई मेडिकल इश्यूज हैं मेरे बच्चों को। मिसाल के तौर पर किसी को विजन का प्रॉब्लम है, वो कहता है जी सारे बच्चों को ये बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, पीछे दरमियान में बैठा एक बच्चा कहता है सर मुझे ब्लर नजर आ रहा है, मेरा विजन ब्लर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको आगे बिठा दे। आवाज का इशू है किसी को, ठीक है, तो मतलब हियरिंग का प्रॉब्लम है तो उसको उसकी सीटिंग अरेंजमेंट या जो भी अल्टरनेटिव है वो उस वक्त वो करेगा। तो वो जो असेसमेंट की जाती है किस पर्पस के लिए, एट द बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू चेक द परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज। विजन एक परमानेंट प्रॉब्लम है। प्लीज अपने माइक ऑफ रखो, अल्लाह की बंदो, पता नहीं मेरे ख्याल में मुझे इनको रिमूव कर देना चाहिए ये मिस फिजा को। अगर प्लीज आपने अगर क्लास अटेंड नहीं करनी तो हमारे ऊपर कोई एहसान कर लें प्लीज। अब ये महवे शुरू हो गई, अल्लाह के बंदो, पता नहीं आप, मेरे ख्याल में सारे मास्टर एमफिल होंगे, इससे कम कोई भी नहीं होगा। यस सर। तो जब आप लोग जाएंगे ना अपनी क्लास में तो ऐसे ही होगा। अल्लाह करे को 5-7 स्पेशल बच्चे आगे बैठे हों आपके और आप ऐसे खपें जैसे मैं खप रहा हूँ, जो आपकी बात ही ना सुने। अच्छा, डायग्नोस्टिक की समझ लग गई अभी सबको? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मैं बता रहा था कि परमानेंट ये डिफिकल्टी है। सर सर जी सर, ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कौन मैं सी पढ़ाऊंगा कैटेगरी में आएगा? मैं अभी पढ़ाता हूँ उसको वेट करें थोड़ा सा, एप्टीट्यूड पे मैं जाता हूँ, वेट कर लें थोड़ा सा, फॉर्मेटिव पे आ जाते हैं। अब टीचर ने पहले जो है ना वो पढ़ाने से पहले वो कर लिया, असेस कर लिया कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है। आपकी आवाज बार बार ड्रॉप आप एक दफा लीव करके ज्वाइन कर लें। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है कि टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, सवाल जवाब करना शुरू कर दिए, और जब तक वो पढ़ाता रहेगा सवाल जवाब करता रहेगा, ठीक है। हम कहते हैं कि थ्रू आउट द टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, जितनी भी तरह के सवाल जवाब या असेसमेंट की जाती है, क्यों की जाती है? क्या बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फीडबैक देना कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो इसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास वर्क देते हैं, उनसे सवाल सुनते हैं, ये ड्यूरिंग बिफोर वाला नहीं। आपने लेक्चर शुरू कर दिया आज का टेस्टिंग एलिमेंट, उसके बाद जो है जो कुछ मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ आखिरी वर्ड पढ़ाने तक, ये सारे का सारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, ठीक है।
और एंड पे है सबमेटिव असेसमेंट। और आवाज जो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या सर करूं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही, म्यूट हो गया। सर का माइक जो है वो अभी म्यूट हुआ हुआ है। अच्छा 1 मिनट है यार। एक तो आज जो है ना, आज वैसे मुझे ना आप लोगों ने इम्तिहान में डाला हुआ है। अच्छा कहाँ पे था मैं तो इतनी देर से बोल रहा था तो अभी पता चला कि मेरा माइक ही ऑफ है। अच्छा बात हम कर रहे थे सबमेटिव असेसमेंट की। सबमेटिव कब होगी? एट द एंड होगी, बिल्कुल पढ़ाने के बाद आखिर पर जो असेसमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सबमेटिव असेसमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये 4 हमारी बेसिक टाइप्स थी। किसी ने एप्टीट्यूड का पूछा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। जी सर फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव, हाँ फॉर्मेटिव मैंने बताया कि जब मैंने आज का लेक्चर शुरू किया ना, तो लेक्चर शुरू करने के बाद और आखिरी वर्ड पढ़ाने तक दरमियान में जो कुछ अब तक मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ ये सारी की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। क्यों की जाती है? कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी बात को पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अपने टीचिंग मेथड को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मजीद उसके अंदर इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी, ये चीज़ें स्टूडेंट ये कब की जाती है? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। क्यों की जाती है? टू चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबमिटिव एंड पे होती है, हम 2 दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं। फेजेस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के 3 फेज होते हैं। असेसमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। फेजेस ऑफ असेसमेंट और इवेल्युएशन: प्लानिंग फेज, प्रोसेस फेज एंड प्रोडक्ट फेज। जो भी क्वेश्चन आपके होंगे आप मैं एंड पे लूंगा, प्लीज जिस भी टॉपिक से रेलिवेंट होंगे हम एंड पे। प्लानिंग फेज, प्रोसेस फेज एंड प्रोडक्ट फेज। आपका माइक ऑफ है। ये अच्छा 3 जो है ना वो फेजेस होते हैं असेसमेंट के: प्लानिंग फेज, प्रोसेस फेज एंड प्रोडक्ट फेज। जो प्लानिंग फेज है ना, जब आप ना आपका दिल अपना पढ़ने का ना हो ना तो फिर आप इस तरह के काम करते हैं, ये कोई जानबूझ के कर रही हैं स्टूडेंट। अच्छा प्लानिंग फेज, प्रोसेस फेज और प्रोडक्ट फेज। अब आपने असेसमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं टेस्ट बनाऊँगा। टेस्ट मेरा कितने मार्क्स का होना चाहिए? सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यानी मैं प्लानिंग करूँगा। तो जो फर्स्ट फेज होता है किसी भी इवैल्यूएशन प्रोसेस का, उसमें आप प्लानिंग करते हैं कि आपने टेस्ट, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हम कहाँ से लेंगे असेसमेंट में? शाबाश, कौन सी टेक्सोनॉमी से लेते हैं हम? ब्लूम टेक्सोनॉमी से। याद रखिएगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी पाकिस्तान भर में हर जगह यूज हो रही है ऑब्जेक्टिव्स की असेसमेंट के लिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के असेसमेंट के लिए। तो हम ऑब्जेक्टिव लेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। फिर हम ये देखेंगे हमने पढ़ाया कितने अपना कंटेंट। फिर हम उसके लिए फिर क्या करेंगे? टेस्ट देखेंगे कि टेस्ट हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे, सब्जेक्टिव रखेंगे। टेस्ट की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स यानी सवाल कितने होंगे, उसके मार्क्स कितने होंगे, ये सारी की सारी प्लानिंग है। अब टेस्ट आपने बना लिया, बनाने के बाद आपने क्या किया? टेस्ट बच्चों को दे दिया, वो क्या कर रहे हैं? उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस फेज। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस फेज। इसके अंदर अब प्रोसेस हो रही है, यानी बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड पे आता है जी प्रोडक्ट फेज। इसमें हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। हम उनके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम रिकमेंडेशन देते हैं, पास फेल या ग्रेड्स देते हैं, ABCD या पास फेल करते हैं। तो ये 3 जो है वो हमारे इवैल्यूएशन के फेजेस होते हैं, ठीक है। अब सवाल आपसे एक करना था, बड़ा जो दरमियान में माइक का और वो इशू बन गया। अच्छा मुझे आप में से कोई बता सकता है कि समेटिव असेसमेंट कौन सी अप्रोच होगी असेसमेंट की? ऑफ, फॉर या एज? ऑफ। डायग्नोस्टिक कौन सी होगी? सर एज। डायग्नोस्टिक जो है वो एज लर्निंग होगी। अच्छा जी, अच्छा अगला सवाल है आपसे कि एक टेस्ट के अंदर क्या चीजें मौजूद होती हैं? जी सर क्वेश्चंस होते हैं। यस, और एक क्वेश्चन को आइटम कहा जाता है। ओके 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 ओके, एक क्वेश्चन को, ओके आ गया जवाब। एक टेस्ट सवालात का मजमुआ है। एक क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या होता है? क्या नाम है भाई? सर टूल।
नहीं टेस्ट का नाम नहीं पूछ रहा, टेस्ट में मौजूद एक सवाल का आइटम होता है। टेस्ट का तो टूल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि टेस्ट इज अ सम ऑफ क्वेश्चन। अब एक जो क्वेश्चन है इसको हम क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं, राइट? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट असेसमेंट एंड आइटम असेसमेंट? आपने एक टेस्ट बनाया तो आपने अपने हेड को, कुलीग को चेक कराया कि सर ये देखें, मैडम ये देखें, अपनी किसी फ्रेंड को दिखाया, कुलीग फ्रेंड को, कि ये देखें अच्छा बना हुआ है, तो वो उसको चेक करती हैं, हेड चेक करता है, कोई एक्सपर्ट चेक करता है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जब आप एक पूरे टेस्ट को मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि ये वैलिड है, रिलायबल है, अच्छा बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ये इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो दैट इज नाउन एज टेस्ट असेसमेंट। और जब आप उस टेस्ट में मौजूद हर आइटम यानी हर क्वेश्चन को अलग अलग देखेंगे कि ये ठीक है या गलत है, ये ठीक है या गलत है, इसको हम बोलेंगे आइटम असेसमेंट। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि आइटम असेसमेंट की बेस पे हम क्या करते हैं? टेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? हम बच्चे की सर आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी, समझ नहीं आई। टेस्ट असेसमेंट और आइटम मतलब हम बच्चे की फ्यूचर परफॉर्मेंस को बच्चे की टेंडेंसी को चेक करने के लिए एप्टीट्यूड ये होता है कि अगर किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग में किसी को पढ़ना है तो हम उसके लिए टेस्ट लेते हैं कि वाकई ये इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। थैंक यू। एप्टीट्यूड यही होता है, बस ठीक है, आ गया जवाब, थैंक यू सो मच। देखें, एप्टीट्यूड यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं कि नहीं है, इस बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि नहीं है, ये फ्यूचर का डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, क्रिकेटर, फुटबॉलर बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो हर बच्चे के अंदर हिडन पोटेंशियल, लेटेंट पोटेंशियल मौजूद होता है। And your mic is off. हर बच्चे के अंदर जो है वो एक टैलेंट मौजूद होता है। उस टैलेंट को मेजर करने के लिए कि ये बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, उसके लिए जो टेस्ट डिजाइन किया जाता है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल आपका आएगा पेपर में, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, टेस्ट वो टेस्ट जो बच्चे की फ्यूचर प्रिडिक्शन, अब देखें हम उसका एप्टीट्यूड, फ्यूचर होता है बेसिकली फ्यूचर एबिलिटी, ये बड़ा होकर क्या बन सकता है या उसके अंदर कौन कौन से गट्स मौजूद हैं। फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर प्रिडिक्शन या पोटेंशियल एबिलिटी मेजर करने के लिए जो टेस्ट हम बनाते हैं इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह 2 और सर टाइप। ये प्लेसमेंट टेस्ट में नहीं आएगा? आ सकता है, आ सकता है ये उसमें। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? स्पीड टेस्ट वो टेस्ट होता है, अब देखें 2 तरह के टेस्ट हैं। एक ऐसा टेस्ट जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट प्लेसमेंट में नहीं आता कभी भी, ये हमेशा डायग्नोस्टिक में आता है। जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारे डायग्नोस्टिक में आते हैं। प्लेसमेंट में सिर्फ एंट्री और एडमिशन टेस्ट करते हैं। स्पीड, ओके, थैंक यू। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। आप देखें 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं ये, इनको समझिएगा। एक टेस्ट है कि जिसके अंदर स्टूडेंट को स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस टाइम के अंदर रहते हुए आपने ये सारे सवालों के मैक्सिमम जवाब देने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन को आंसर करना है। सपोज हम करें कि 30 MCQs हैं और उसके लिए टाइम दिया गया है टोटल 5 मिनट्स या 10 मिनट्स सपोज। तो स्पीड टेस्ट ये बताता है कि कम टाइम में एक बच्चा मैक्सिमम या कितने ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब दे पाता है, इसको क्या बोला जाता है? स्पीड टेस्ट। अब इसमें जो सवाल होते हैं ना, जो आइटम जिन्हें हम बोलते हैं, उन सब का डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, यानी ये नहीं होता कि कुछ बहुत इजी, कुछ एवरेज और कुछ बहुत डिफिकल्ट, ऐसे नहीं होगा। तो स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट होती है जिसमें बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा या तमाम सवालों के बेहतर या दुरुस्त जवाब देने होते हैं, और दूसरा इसमें सारे के सारे सवालों का डिफिकल्टी लेवल सेम होता है। दूसरा पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में ये होता है कि स्टूडेंट को टाइम की जो सेंक्शन है, लिमिट्स हैं, ये नहीं दी जाती, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से उसको रिस्पॉन्ड करता है। और इसमें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। पहला सवाल बहुत इजी और आखिरी बहुत ही मुश्किल, तो इजी टू डिफिकल्ट, इस असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो टेस्ट सारे डिजाइन किए जाते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड,
हमारे जो स्कूल के अंदर बच्चे मौजूद होते हैं, मैं सिर्फ 2 से 4 मिनट में, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं सारे मैं इनको एक दफ़ा 2-2 मिनट में एक्सप्लेन कर लूँ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली बच्चे के बिहेवियर का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल आप देख लें कि इस तरह ये मेंटेन किया जाता है कि एक बच्चे का बिहेवियर जो उसकी टीचर ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने आज आपका ऑब्जर्व किया, आप में से बहुत से लोगों का, तो मेरे पास रजिस्टर होता तो मैं लिखता नाम, अगर टाइम भी होता साथ। इसी तरह आप भी लिखेंगे, अल्लाह ताला आपको भी मौका देंगे इंशाल्लाह। तो रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जांपल ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय मिस आयशा, मिस फरीहा, मिस समीना। जो टीचर बच्चे का एक्टिव बिहेवियर क्लास या स्कूल के अंदर ऑब्जर्व करेगी और उसको रिकॉर्ड में लाएगी, उसने किसी के साथ बदतमीजी की है, उसने किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, तो वो सारे का सारा बिहेवियर रिकॉर्ड एक रजिस्टर, जिसको हम कंडक्ट रजिस्टर कहते हैं, उसके अंदर मेंटेन किया जाता है। प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमारे यहाँ एटलीस्ट नहीं है, तो थ्योरेटिकल है। तो वो जो बिहेवियर रिकॉर्ड होता है एक बच्चे का, उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। अच्छा जी, 2 असेसमेंट की और टाइप्स होती है, ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। ऐसी असेसमेंट जिसमें जहनी सलाहियतों को सिर्फ जज किया जाता है, सवाल पूछा जाएगा, बच्चे जवाब देंगे, उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बच्चे की कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होगी। वो तमाम की तमाम असेसमेंट ट्रेडिशनल असेसमेंट कहलाती हैं। ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इनमें सिर्फ बच्चे की कॉग्निशन यानी जहनी सलाहियतें इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी होती है ऑथेंटिक असेसमेंट, वो असेसमेंट जिसमें बच्चे को किसी भी सवाल का जवाब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देना पड़ता है। जैसे हमारे साइंस के अंदर हेल्थ एंड फिजिकल में, हेल्थ एंड फिजिकल के अंदर, होम इकोनॉमिक्स के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकली जो है वो कुछ परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, तभी उसको जाके मार्क्स मिलते हैं। तो ऑथेंटिक असेसमेंट वो होती हैं जिसमें बच्चे को प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करके देना होता है, वही जो उसने लर्न किया उसको परफॉर्म करना है थ्रू हिज एक्शंस, तो ये उसकी ऑथेंटिक असेसमेंट कहलाती है। तो ये 2-3 जो है ना वो हमारी स्लाइड्स इधर से भी रह गई थी, उनको मैं बहुत क्विकली लेके चलूँगा। कैट्स, बिल्लियाँ नहीं, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। हम क्लास के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, क्विज हम लेते हैं, पेयर हम बना लेते हैं, ग्रुप हम बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बच्चों को शॉर्ट कोई वो देते हैं, क्विज बोर्ड पे आके लिखने को कह देते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो हम क्लास में बच्चे की असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वो तमाम तरह की टेक्निक्स जो एक क्लास में एक टीचर बच्चों की लर्निंग के अबाउट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको कैट्स यानी क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स बोला जाता है। बस ये जी 3 स्लाइड्स हैं और हम इंशाल्लाह ताला 3 मिनट में इनको वाइंड अप करने जा रहे हैं। ये नीचे अगर आप देखें तो इस बॉक्स के अंदर फाइल्स पड़ी हैं, इस बॉक्स के अंदर भी फाइल्स पड़ी हैं, और ये एक इंडिविजुअल फाइल है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बेसिकली एक बच्चे की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है। हमारा बच्चा आया सुबह स्कूल में, ठीक है, तो हर एक बच्चे की अलग अलग फाइल पड़ी है। ये देखें इस बॉक्स के अंदर पोर्टफोलियोज हैं सारी क्लास के। बच्चा आया, टीचर ने उसका होमवर्क चेक किया, उसने वहाँ पोर्टफोलियो फाइल के अंदर लिख लिया कि इसका होमवर्क हो गया। टीचर ने कोई ड्राइंग पेंटिंग दी और बच्चे ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की जो है वो उसने कोई आर्ट क्रिएट की, तो वो उस फाइल के अंदर रख देगी। टीचर ने टेस्ट लिया, वो फाइनल उसके रिजल्ट कार्ड या रिजल्ट वो उस फाइल के अंदर रख देगी। सर बेसिकली स्टूडेंट्स वर्क जी, स्टूडेंट वर्क, हाँ स्टूडेंट्स वर्क, यानी जो कुछ बच्चा कर रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा एक फाइल के अंदर मेंटेन कर रही है उनकी टीचर। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट हैज बीन सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, जिसको सेलेक्ट किया किसने और ऑर्गेनाइज किसने किया, टीचर ने, ठीक है। अब इसकी आगे काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं डेवलपमेंटल के, हमारे बच्चे की लर्निंग किस तरह हो रही है। शोकेस पोर्टफोलियो के बच्चे की ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी क्रिएशन, कोई बच्चा बहुत अच्छी स्पीच करता है, कोई बहुत अच्छी उसने पोइम लिख दी है, ठीक है, कोई उसने जो है वो कोई गाना गाया है, ठीक है, कोई नात तिलावत की है, उस पर उसको कोई प्राइज़ मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, वो सारी की सारी चीज़ उस फाइल के अंदर पड़ी होंगी। अब मैंने आपसे एक सवाल करना, बड़ा मज़ेदार सवाल है इसी स्लाइड के एंड पे। तो शोकेस वो होती है जो बेस्ट जो है वो होती है बच्चे की
बच्चे का वर्क होता है जो सारे बाकी बच्चों से डिफरेंट होता है, उसको शो केस पोर्टफोलियो कहा जाता है। सवाल मेरा ये है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑथेंटिक होगी या फिर ट्रेडिशनल होगी? जी सर ऑथेंटिक है। सर ऑथेंटिक होगी क्योंकि टीचर ने उसको असेसमेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद देखें उसमें बच्चे की उसका वर्क रिकॉर्ड है, उसकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, तो वो ऑथेंटिक होगी। वर्क रिकॉर्ड ऑथेंटिक है। फॉर्मल असेसमेंट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, आप को मैंने बताया हुआ है कि भाई आज के लेक्चर के एंड पे आपका टेस्ट होगा, 20 नंबर का होगा। आज के लेक्चर से ही सवाल होंगे, इससे हट के नहीं होंगे। टाइम उसका होगा, उसके इतने मार्क्स हैं, इतने एमसीक्यूज के, हर चीज़ प्री डिटरमिन्ड है। जब स्टूडेंट टेस्ट लेने वाले देने वाले सबको पता हो कि ये टेस्ट है, इस तरह लिया जाएगा, इतने नंबर का होगा, इतने मार्क्स का होगा, इतने टाइम का होगा, इस जगह पे कंडक्ट होगा, इस तरह उसका रिजल्ट आएगा, तो ये फॉर्मल असेसमेंट कहलाती है। ठीक है, आप अपने बच्चों को क्या करेंगे, टेस्ट का डेट, टाइम, टाइप ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, वेन्यू, डेट, हर चीज़ प्लान करके शेयर करते हैं। तो दोनों को पता है, टेस्ट देने वाले लेने वाले दोनों को, तो इसको फॉर्मल असेसमेंट कहा जाता है। इनफॉर्मल कौन सी होगी, आप क्लास में गए और आपने ऐसे ही सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। ठीक है ना, बच्चे को पता है कौन से पूछने और ना ही आपको पता है पहले सवाल के बाद कि आपने अब इनसे कौन से पूछने हैं, तो इसको इनफॉर्मल असेसमेंट कहा जाता है। वर्बल असेसमेंट इस तरह की होती है, ठीक है, जिसमें वर्ड्स रिटन या ऑरल शक्ल में, ज़बानी या फिर तहरीरी शक्ल में जब टेस्ट लिया जाता है तो इसको क्या हम बोलते हैं, वर्बल असेसमेंट बोलते हैं। दूसरी होती है नॉन वर्बल असेसमेंट, ये इस तरह की होती है जिसमें नंबर नहीं होते, इसमें साइन, सिंबल, पिक्चर, इमेजेस, ग्राफ वगैरह होते हैं, उनकी मदद से असेसमेंट की जाती है। वर्बल असेसमेंट को अल्फा टेस्ट बोला जाता है, नॉन वर्बल असेसमेंट को बीटा टेस्ट बोला जाता है। वर्बल असेसमेंट हमेशा लिटरेट इंडिविजुअल के लिए होती हैं, नॉन वर्बल असेसमेंट ज़्यादातर इलिटरेट इंडिविजुअल के लिए होती हैं। आज का हमारा सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। हमारा जो सेकंड डेमो था, 2 दिन का डेमो सेशन था, आज जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। चंद ही लम्हों के बाद हमारा इंशाअल्लाह ताला जो है वो 90 डेज़ का सेशन होगा। 60 डेज़ आपको लेक्चर मिलेंगे रिकॉर्डेड, और आपको 30 डेज़ जो है वो आपकी असेसमेंट हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको डेली लेक्चर, डेली टेस्ट, डेली नोट्स व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप के अंदर शेयर किए जाएंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन डिस्कशन सेशन लाइव रखेंगे जिस तरह ये हो रहा है। और इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह ताला आपको 5000 फ़ीस, कल हमने बात की है कि उसमें 2 बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और जिसके पास जो है वो बुक्स होंगी हम उसको फ़ीस में कंसेशन कर देंगे। और इंटरव्यू की तैयारी इंशाअल्लाह ताला इसी फ़ीस के अंदर कराई जाएगी। जो भी रिटन क्वालिफाई करेंगी आप में से, आपसे दोबारा कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपको हम ऑब्जेक्टिव पे भी, आपके लिए ऑब्जेक्टिव पे भी हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा देंगे, MCQs बेस्ड डाटा देंगे, ताकि उसमें से भी आपकी असेसमेंट हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला रेगुलर सेशन हम 3 से 4 दिन के बाद, होपफुली 11 मुहर्रमुल हराम से हम करेंगे। नेटवर्क का इशू होगा अगले 2-3 दिन के अंदर, और 2-3 दिन हम रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम आपको देंगे। बट एट द सेम टाइम मेरे और भी सेशन चल रहे हैं, तो जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि वो वेट करते हैं रेगुलर सेशन के आगाज़ का। रेगुलर सेशन हम 4 से 5 दिन के बाद रखेंगे, बट हम उनको का आज से ही इंगेज रखेंगे। हमारे जो दूसरे सेशन चल रहे हैं, हम उनके लिंक्स उनको प्रोवाइड करते रहेंगे जब उनका रेगुलर सेशन स्टार्ट नहीं होता, ताकि कुछ चीज़ें या उनकी कुछ रूटीन बन जाए, लेक्चर अटेंड करने की, टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करने की। मेरी तरफ से सारी बातें ख़त्म हैं। आपका सबसे पहले तो इस आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, उसके बाद सेशन से रिलेटेड कोई yes, sir, तो पूछें। और अगर इन दोनों से मुतालिक नहीं है, आप हमारा सेशन नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम आपको फिर भी गाइड करेंगे। आपको कभी भी कोई मसला हो, मेरा पर्सनल नंबर तो मैं नहीं शेयर कर सकता, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप रब्ता कर लिया करें। मैं इंशाअल्लाह ताला इस पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश, ये एडमिन के पास होता है, बट मेरे पास भी ये होता है, जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं मैं खुद करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा, आप जो अकेडमी का नंबर है, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आइटम असेसमेंट और टेस्ट असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मैंने बता दिया, आप लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा।
लिखा है सर आपकी सेकेंडरी आवाज स्कूल फ्लक्चुएट टीचर। कर रही थी तो नहीं तो समझ सर आया। अच्छा चलें एक मिनट रिकॉर्डिंग में भी मेरी वैसी बात आवाज सुने होगी। ना, ये जो दूसरी सर, ये फीमेल आपका बोल जो रही है पहले सेशन उनका है सवाल पूरा होने देना आप प्लीज, मैं आपको जो आपका सवाल सुनता हूँ। आइटम असेसमेंट ये है कि आपने सर ना प्लीज मुझे उनका थैंक यू जवाब दे सर। लेने दें मोहतरमा, मैं आपका सवाल सुनता हूँ प्लीज। उनका सवाल, उनके सवाल का जवाब मैं दे दूं, आपकी तरफ आता हूँ। सवाल आपका टेस्ट और आइटम असेसमेंट का था। टेस्ट आपने 20 नंबर का बनाया, 20 एमसीक्यूज। आपका वो टेस्ट ओवरऑल अच्छा है या बुरा है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये है टेस्ट असेसमेंट। अब एक टेस्ट के अंदर 20 सवालात हैं या 50 का है, 50 सवालात हैं, हर सवाल को आइटम बोला जाता है। आइटम असेसमेंट से मुराद ये है कि आपके टेस्ट के अंदर जो एक सवाल मौजूद है वो अच्छा है या नहीं है, वो आइटम असेसमेंट कहलाएगी। जी अब आप पूछें जो पूछना चाह रही थी, जिसको हम थैंक यू। जी सर मैं ये कह रही हूँ आपका जो सेशन है, आप जी इस पे आपने लिखा है सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो ये स्पेसिफिकली इसी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। अब जैसे हमारे लास्ट टाइम एचएम के भी हुए थे टेस्ट, तो अगर कोई एचएम की प्रिपरेशन करना चाहे उस टेस्ट की, तो क्या पेडागोजी ये का सेशन जो उसके लिए नहीं? कोर्स, देखिए मेरी बात सुने, जो पेडागोजी का पोर्शन इनका है ना, इसमें सारी बीएड शामिल है और जो एचएम का सारा कोर्स है वो सारे का सारा खैर से यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो इसलिए जिसने एचएम का ज्वाइन करना है, मेरा यही सेशन होता है एचएम के लिए भी, तो बिल्कुल सेम है कोर्स, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर कोई एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए, लेक्चरर के लिए, और ये जो पेडागोजी पोर्शन आता है उसके अंदर मतलब एयू वगैरह, तो उसके लिए भी ये सेशन से वो फुल मतलब होगा? नहीं मेरी बात सुने, अब जैसे टीजीटी है ना, उसमें स्पेसिफिक कोर्स होता है उनका, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, तो उसमें ना ये जो चैप्टर है ना उनके, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी और टीचिंग मेथड, ये एरियाज है। लेक्चरर का जो पेपर होता है ना एफपीएससी का, उसमें 30% उसमें चार्ट, उसमें साइकोलॉजी नहीं होती, उसमें असेसमेंट, जो ये जो आज हमने एक चैप्टर पढ़ा है, टीचिंग मेथड जो कल हमने जिसका थोड़ा सा टच दिया था, और ब्लूम टेक्सोनॉमी और क्लासरूम मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर उसके अंदर होते हैं लेक्चरर के एग्जाम में। और जो एईओ का है ना, उसका अभी कोई सिलेबस कंफर्म नहीं है। एन मुमकिन है एईओ का सारा टेस्ट पेडागोजी से हो, एन मुमकिन है कि वो उसको सब्जेक्ट वाइज कर दें। अब जो अब तक टोटली अब तक जो है वो 3 टेस्ट हुए हैं एईओ के, उसमें जो है ना उन्होंने 80% साइंस सब्जेक्ट रखे हुए थे, उसमें ये था ही नहीं पेडागोजी बिल्कुल ही, बल्कि शायद 20 मार्क्स का था। तो उसके लिए मैं ये आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप ये सारा कोर्स अटेंड करें। हाँ आपने फ्यूचर में लेक्चर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए करना है, तो फिर आप ये सेशन ज्वाइन कर सकती हैं। अगर ये टेस्ट टीजीटी और लेक्चरर किसी दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो इसमें एफपीएससी ने सिर्फ 30% पेडागोजी रखी है, तो उसके लिए हमारा अलग से 1 मंथ शॉर्ट सेशन है, आप वो ज्वाइन कर लें। आप इतनी ज़्यादा फीस पे ही ना करें, उसकी फीस भी बहुत कम है। जी